आज हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट के बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार गुप्ता जी मौजूद हैं। आपका यूबी इंडिया न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू कि आप आए और आज हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि जो नए श्रम कानून लागू हुए हैं उनका एम्प्लॉयर पे क्या इम्पैक्ट आएगा और साथ में एम्प्लॉई पर भी क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आपके बारे में बता दूं कि आप हज़ारों केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ के जीत चुके हैं और काफ़ी आपके नाम पे लोग मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस समय घूम घूम कर मतलब लोग बुला रहे हैं। आपकी इतनी डिमांड है कि आप हर जगह जाकर न्यू लेबर कोड के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और सभी लोग ये चाहते हैं आपके मुंह से सुनना कि नए लेबर कोड में हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, चाहे वो नियोक्ता हो या कर्मचारी हो। तो आज हम जानेंगे आपसे कि नए लेबर कोड हैं, उसमें हम लोग क्रम वाइज जितने भी 4 कोड हैं हमारे, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इसमें नए नियम आए हैं, कैसे हमें उसका क्या हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी कंपनी में हमें उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या पेनल्टीज़ बढ़ गई हैं, इम्प्रिजनमेंट कम हो गए हैं, उसका क्या असर पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे डिटेल में गुप्ता जी से। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने मोदी रबर से शुरू किया था शायद। नहीं, पहले मैंने मोदी स्पिनिंग एंड बीबिंग मिल मोदी नगर से। हाँ। जी। मैंने एजुकेशन करने के बाद सबसे पहले मेरा जॉब जो लगा था वो मोदी स्पिनिंग एंड बीबिंग मिल मोदी नगर में लगा था एज ए लेबर अफसर ट्रेनी। ओके। 1 साल काम करने के बाद मैनेजमेंट ने मेरे को जो नया प्लांट लग रहा था मेरठ में मोदी रबर लिमिटेड, वहाँ मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था। ओके। और वहाँ मेरे को एज ए लेबर अफसर बनाया गया था। वहाँ मैंने लगभग 21 साल काम किया लगातार। बीच में मेरे काफ़ी प्रमोशन भी हुए थे और मैं एक बार फिर मैं दोबारा से मोदी नगर जो मोदी टायर फैक्ट्री है उसमें मेरा एज ए HR हेड ट्रांसफ़र हो गया था। फिर वहाँ 1 साल काम करने के बाद फिर पुनः मेरे को मेन प्लांट में एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HR और एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र हो गया। जी। 2001 में थोड़ा सा वहाँ पर फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आई थी आपस में डायरेक्टर्स के बीच, तो थोड़ा सा वहाँ स्थिति बिगड़ गई थी। तो फिर मैंने निश्चय लिया कि यहाँ से छोड़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, छोड़ने के बाद मैं करीब लगभग 2 साल JK टायर ग्वालियर में रहा। ओके। उसके बाद वहाँ मेरा मन नहीं लगा, मैं आपको बताऊं। जी। ठीक है ना, क्योंकि मोदी रबर एक बहुत अच्छी कंपनी थी, मल्टीनेशनल, जहाँ की वर्क कल्चर बहुत अच्छा था और वहाँ की सैलरी भी बहुत अच्छी थी। ठीक है। पुनः मैंने एक्चुअली ये डिसाइड किया कि क्यों ना अब अपना प्रैक्टिस चालू की जाए। मेरे HL कुमार साहब जो गुरु रहे हैं, उनसे बहुत अच्छे संबंध थे मेरे। मैंने उनको बताया कि मैं एक्चुअली अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उन्होंने खुले दिल से मेरा स्वागत किया और कहा कि ठीक है, आप आ जाइए, हम जो भी आपकी मदद होगी वो करेंगे। और मुझे बताने में कोई बिल्कुल भी शंका नहीं है कि मिस्टर HL कुमार जो कि अब नहीं रहे, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया और काफ़ी केस दिलवाए और मैंने अच्छा रिजल्ट दिया। आज भी HL कुमार एंड एसोसिएट्स मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। उन्हीं की वजह से मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस हुआ। एक मैं आपको उनका बताता हूँ, ये जो लेक्चर देने का पहले मेरा कोई स्वभाव नहीं था। मैं आपको बताऊँ। जी जी। हुआ ये था कि एक्चुअली कुमार साहब की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी। ओके। उनको एक लेक्चर मिला बॉम्बे में, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाई आप जो है बॉम्बे में जाके एक लेक्चर देना है, मैंने कमिट कर दिया है, आप चले जाओ।
बट नेचुरल उनका जो स्टेटस था इंडिया में, उस स्टेटस को तो मैं कभी अचीव नहीं कर वो सकता। तो खैर इसके जनक कहे जाते हैं, और ठीक है ना, आजकल जो भी एचआर और इससे रिलेटेड Yes, आपको yes. मालूम है सभी कि को ज्यादातर किताबें एच.एल. सब उनकी कुमार लिखी या हुई हैं। एल.एल.आर. के बारे में सभी कोई- एचआर प्रोफेशनल को ऑल ओवर इंडिया मालूम है, सब- उन्होंने बहुत काम किया है। जी जी, ठीक है ना, उनकी जो मैगजीन भी है वो एक्चुअली एचआर प्रोफेशनल के लिए सबसे बेस्ट मैगजीन है बेस्ट इंडिया की। बिल्कुल सही ठीक है कहा। ना, तो मैं बॉम्बे चला गया उनके कहने से। बॉम्बे में मैंने लेक्चर दिया कुमार साहब के बिहाफ पे, तो वहां से उनके पास रिकमेंडेशन आई थी ओके कि आप दोबारा इनका लेक्चर हमको कराइए। करवाइए। फिर मेरा एक्चुअली फिर वो लेक्चर देने का खुल गया होगा। हाँ खुल गया था। फिर मैं ऑल ओवर इंडिया, इंदौर, कोची, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, सब जगह जाने लगा था। उससे थोड़ा सा मेरा अच्छा रहा। साथ में एक्चुअली मैं यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और आपके जो पहले ईपीएफ ट्रिब्यूनल थी जो अब बाइफरकेट हो गई है सीजीआईटी में, उनमें सब मैं जाता हूँ। मैं बेंगलोर भी जाता हूँ, बॉम्बे भी जाता हूँ, ठीक है ना, धनबाद भी जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाटा वगैरह के मेरे पास केसेस हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों के केसेस हैं, तो मेरे को आना जाना पड़ता है। ठीक है, अब जो है लेबर कोड के बारे में जब ये आए थे 2019 में पहली बार, कोड ऑन वेजेस, तो फिर मैंने स्टडी चालू की, और उसी दौरान क्या हो गया था कि ये कोविड भी चालू हो गया था। हाँ ठीक है ना, तो मैंने फिर कोड ऑन वेजेस पे उस समय काफ़ी वेबिनार की थी, आपको तो मालूम ही है। ठीक है, फिर 2020 में आए थे, और उसके बाद मैंने इनकी स्टडी की और कंपैरिजन भी बनाया था कि भाई एम्प्लॉयर को इसमें क्या फ़ायदा होगा और एम्प्लॉय को क्या फ़ायदा होगा। ये मैं आपको बता सकता हूँ, ये इनिशिएटिव जो रिफॉर्म का था, ये इनिशियली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी अपने स्पीच में कई बार कहा, लेकिन वो किसी कारण नहीं कर पाए। फिर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए थे, तो आप उनकी पहली स्पीच देखिए तो उन्होंने लेबर रिफॉर्म के बारे में काफ़ी बात की थी। ठीक है ना, अल्टीमेटली उनके सहयोग से आज ये स्थिति हो गई है कि हमारे जो बहुत सारे पुराने लेबर लॉज थे 1940, इवन ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1936 का है, वो सब रिफॉर्म हो गए हैं। ठीक है ना, उससे क्या हो गया है, एक एक्चुअली हमारे इंडियन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव का ईरा आने वाला है। पहले क्या था सत्येंद्र जी कि मल्टीनेशनल आई तो है हमारे इंडिया में, लेकिन उस स्थिति से नहीं आई हैं जिस स्थिति में चाइना में गई हैं, जिस स्थिति से कोरिया में गई हैं, ठीक है ना, वियतनाम में गई हैं। ठीक है ना, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री तो आई है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आई है, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री अभी भी नहीं आई हैं, और वो इसलिए नहीं आ पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ लेबर लॉज जो थे बहुत टफ थे। मतलब इसमें क्या था स्थिति कि हम अपॉइंट तो कर सकते हैं लेकिन फायर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये स्थिति थी। और फिर क्या था कि यूनियन की बहुत समस्या थी। इन दोनों सेक्टर में अभी जो नए लेबर लॉज हैं काफ़ी रिफॉर्म किया है, इससे सबसे ज़्यादा जो लाभ मिलना है वो केवल वर्कर्स को मिल रहा है। एम्प्लॉयर को तो मिलेगी, एम्प्लॉयर तो आज भी फैक्ट्री चला रहा है जी जी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिल रहा है वो हमारे कर्मचारियों को मिल रहा है। ठीक है ना, दूसरा आपने देखा होगा कि गिग वर्कर हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर हैं, या अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं, उनके लिए हमारे इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी की स्कीम नहीं थी। अब ये नए लेबर लॉज हैं, देखिए गिग वर्कर है, गिग वर्कर का थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि खाली वो ओला उबर के ड्राइवर को ही गिग वर्कर मानना है, ऐसा नहीं है। जी जी, आपकी अगर फैक्ट्री है, यदि आप कोई स्ट्रीट लेबर अपनी फैक्ट्री में लाते हैं, लोडर अनलोडर लाते हैं, वो भी गिग वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे। ठीक है ना, तो ये अब गिग वर्कर, पहले ये प्रॉब्लम थी कि उनको हमको ईएसआई पीएफ में कवर करना पड़ता था, लेकिन उनको ईएसआई और पीएफ का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। उनका पैसा तो कट जाता था लेकिन उनको आज तक नहीं मिला है जी। ठीक है, तो अब ये स्थिति को हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरीके से देखा। जैसे ये फोटोग्राफर्स हैं, या आपके कोई इवेंट मैनेजमेंट होता है जी, या बैंक्वेट हॉल होते हैं, बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, उसमें जो
लेबर आती है, लेबर जैसे आती है। प्लेटफॉर्म कह लो, गिग वर्कर कह लो, अनऑर्गेनाइज वर्कर कह लो, उनके लिए हमारी भारत सरकार ने नियम बनाए हैं और उनको 100% आने वाले समय में बहुत अच्छी सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, इवन जो कि एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। इवन जो ये जोमेटो वाले होते हैं जो फूड हाँ, डिलीवरी, यस, दे विल आल्सो, ब्लिंकिट वाले और ये Yes, सब जो Blinkit, है, ये सब सारी कवर प्लेटफॉर्म हो में जितने जाएंगे भी सबको। सब cover इसमें होंगे। एक्चुअली प्रावधान है कि टर्नओवर का 1 से लेके 2% तक उनको जमा करना पड़ेगा, या जो वेजेज है जो उनको दी जाती है उसका कुछ परसेंटेज। तो अभी इस बारे में भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट इसमें नियम बनाएगी जिससे कि उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती रहे। इवन जोमेटो के किसी भी एम्प्लॉय से पैसा नहीं लिया जाएगा, वो केवल एम्प्लॉयर ही जमा करेगा। ठीक है, तो उनको सारे बेनिफिट होंगे। इस पर मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है गिग वर्कर पे, जो कि अभी एक पब्लिश किसी मैगजीन वाले ने परमिशन भी ली है। अभी हम भी छापने जा रहे हैं आपका वीडियो परमिशन की, जो अपनी उद्योग विहार मैगजीन है उसमें हम भी आपका आर्टिकल छापेंगे। मैंने कम से कम 8-10 आर्टिकल आज भी एक लिखा है। देखिए, आज मैंने आर्टिकल सुबह लिखा था ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक्चुअली इसका एक लीगली महत्वता है इसकी, हर एक कंपनी में बनाना पड़ेगा इसको। जी, क्योंकि वह जो ऑर्डर पास होगा उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो लेबर कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये वर्क्स कमेटी से बिल्कुल अलग है। इसको हर उद्योग में जहां 20 या 20 से ज्यादा हैं उनको जीआरसी बनानी पड़ेगी, और जीआरसी में एक्चुअली बाकायदा वो एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। यदि कोई भी कर्मचारी अपने कोई भी डेली ग्रीवांस होती है उसको पुटअप करेगा, यदि वो ग्रीवांस उसकी ढंग से सॉल्व नहीं होती है तो वो उसके अगेंस्ट में कंसिलेशन में या फिर लेबर कोर्ट, लेबर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ठीक है, तो काफी बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये जीआरसी भी जो है अपनी काम करेगी जस्ट लाइक आईसी कमेटी जो होती है पॉस में? यू आर करेक्ट, लाइक दैट। क्योंकि उसमें एक्चुअली मैक्सिमम 10 मेंबर्स होंगे। 10 मेंबर्स में एक्चुअली 5 जो है वर्कमैन साइड के और 5 एम्प्लॉयर साइड के। यदि उस संस्थान में फीमेल हैं तो फीमेल का भी रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें, और ये 10 लोग उसको एक चेयरमैन अपॉइंट करेंगे। जिसको भी ग्रीवांस होगी वह एप्लीकेशन लगाएगा वहां पर, और एप्लीकेशन लगाने के बाद विद इन 30 डेज उसका डिसीजन देना पड़ेगा कमेटी को। यदि वो डिसीजन से डिससेटिस्फाई है तो वो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या कंसिलेशन में कर सकता है। अच्छा, इस कमेटी में भी क्या कोई एक्सटर्नल मेंबर रखेंगे? नो, कोई एक्सटर्नल मेंबर नहीं होगा। इसमें बहुत क्लियरली लिखा है सेक्शन 3 में, ठीक है ना, कि कोई भी एक्सटर्नल मेंबर नहीं होगा। केवल कर्मचारी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट। और ये 10 लोग या जो भी, मतलब उसमें लिखा है मैक्सिमम 10%, इट में भी 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट नॉट लेस देन 6%। ठीक है। तो ये लोग जो है एक चेयरमैन अपॉइंट करेंगे और उनकी ग्रीवांसेस सुनेंगे, और जो भी मेजॉरिटी फेवरेबल होगी उसको ऑर्डर पास किया जाएगा, और उसको एम्प्लॉयर को भी मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो खाली एम्प्लॉयर को भी मानना पड़ेगा उसको। ठीक, तो ये एक अच्छा एक्चुअली इनिशिएटिव है भारत सरकार का। अब देखिए सर, कोड ऑन वेजेज है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये। अब इसमें क्या है कि हमारे जो 4 एक्ट हैं उनको एक्चुअली मर्ज कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कोड ऑन वेजेज। ठीक है। अब जैसे पेमेंट ऑफ वेजेज में नॉर्मली इसमें बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है, मैं आपको एट ए ग्लांस बता सकता हूं। पहले क्या था, पेमेंट ऑफ वेजेज में एक राइडर ये था कि यदि किसी कंपनी में 1000 उससे ज्यादा मेंबर हैं तो वह कंपनी जो है 10 तक वेतन का वितरण करेगी। ठीक है ना, और यदि 1000 से कम है तो उसको 7 दिन में देना पड़ेगा जी। ठीक है ना, तो एक तो मेजर इससे ये बदलाव हुआ है, आपकी कंपनी की कितनी भी संख्या हो, 1 है या 1000 से ऊपर है, आपको 7 तारीख तक पेमेंट करना पड़ेगा। एक और बदलाव किया है सर, अच्छा, जो कि बहुत
उचित है मैं बताना चाहूंगा। जी हमारी कंपनी में कैजुअल रखे जाते हैं जी। ठीक है ना, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्सिंग के। तो उसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर इनवॉइस तो रेज कर देता था, लेकिन उसको पेमेंट 10-15 दिन नहीं हो पाता था जी। लेकिन इस रूल में ये इम्पोज कर दिया गया है कि उसको ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वायलेशन का इक्वली वो भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है ना, तो ये एक बहुत अच्छा प्रावधान लगाया है, पहले ऐसा नहीं था। पहले ये था हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि भाई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे। अरे भाई लायबल तो जब होगा जब उसको पेमेंट दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर टाइमली। तो एक बहुत अच्छा प्रोविजन डाला है, ठीक है ना। दूसरा ये डाला है कि एक्चुअली अब मान लो जैसे आपने पर डे कोई आदमी रखा, भाई संस्थान में ऐसा तो नहीं है कि भाई जॉब हर तरीके के होते हैं, पर डे भी हो सकते हैं, वीकली भी हो सकते हैं, फोर्टनाइटली भी हो सकते हैं और मंथली भी हो सकते हैं। तो अगर आपने पर डे किसी आदमी को रखा है तो सेम डे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर पर डे पे रखा है तो सेम डे मतलब डेली आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपने वीकली रखा है उसको तो जैसे ही उसका वीक एंड होता है उसी दिन से आपको पेमेंट करनी होगी। फोर्टनाइटली में जरूर 2 दिन का समय दिया है, ठीक है, और मंथली में 7 दिन का। मंथली में 7 दिन का, वही 7 तारीख को। यस। अब दूसरा बदलाव इसमें क्या किया है कि वैसे तो इस समय हमारी गवर्नमेंट, सारी भारत सरकार, इवन स्टेट गवर्नमेंट, हर एक नोटिफिकेशन ये निकाल दी है कि भाई आपको कर्मचारी का वेतन जो है वो बैंक ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब बैंक के अकाउंट, आधार कार्ड, ये एक क्वालिफिकेशन हो गई है कर्मचारी की, लाइक जैसे भाई हाई स्कूल किया है, इंटर किया है या बीएससी किया है, सही बात है, अनस्किल्ड के लिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अगर उस पर आधार कार्ड नहीं है, ठीक है ना, तो ना तो उसका श्रम सुविधा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो पाएगा एज ए गिग वर्कर, ना ही ईएसआई में रजिस्ट्रेशन हो पाएगा, आपको मालूम ही है, और ना ही उसका प्रोविडेंट फंड। तो कर्मचारी का अगर है और साथ में पीएफ और ईएसआई में, तो जब तक भी नहीं हो पाएगा जब तक उसका बैंक अकाउंट ना हो। ठीक है ना, हमारे मोदी साहब ने यही तो कहा है कि फिर सब लोग अपना बैंक अकाउंट खोलो। सही बात, ठीक है ना, जीरो स्टार्टिंग उन्होंने इसी से करी, सबका बैंक अकाउंट सबका। भाई उनको एक एक्चुअली उनका एक विजन है कंट्री को आगे बढ़ाने का, उनका विजन है जी, उनका अपना कुछ नहीं है। सही बात है, जो कुछ है आज हमारे डॉक्टर मोदी साहब का वो केवल देश के लिए है। ठीक है ना, तो उन्होंने उस विजन के साथ ये कहा कि भाई सारे एम्प्लॉय जो है अपना बैंक अकाउंट खोले, तो उससे क्या होगा भाई, ट्रांसफर होगा पैसा, ट्रांसफर पैसा होगा तो विवाद भी कम होगा। आज की डेट में जब पेमेंट ऑफ वेजेस अथॉरिटी के पास जाते हैं, भाई मैंने तो दे दिया था, सही बात है, ठीक है ना, अब माना नहीं जाएगा आपका, आपका अगर बैंक ट्रांसफर है तभी वो एविडेंस मानी जाएगी, नहीं तो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा बदलाव किया है। भले ही इसमें लिखा है कि कैश में भी हो सकता है, बट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है निर्भर सारा। ठीक है ना, अच्छा अब दूसरा बदलाव क्या किया इसमें कि जो हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस था, पहले एक्चुअली क्या था कि यूनियन अगर कोई चंदा डिडक्शन करवाना चाहती है तो पहले एम्प्लॉयर नहीं करते थे, अब प्रावधान आ गया जी, अगर वो लिख के दे देगा कि मेरा यूनियन का चंदा जो है आप काट के खाते में डालते हैं, ठीक है, तो वो हर महीने काटेंगे, 1 रुपए 2 रुपए यूनियन के खाते में डालेंगे, और यूनियन खाते में डालेंगे। ये भी अच्छी चीज है। यूनियन में भी कुछ हुआ है कि इतने परसेंट यूनियन, हाँ ये वो मैं आपको बताऊंगा, आईआर में हुआ है, बहुत अच्छा चेंज हुआ है, मैं सब आपको बताऊंगा जी। अब जो है पेमेंट ऑफ वेजेस में दूसरा जो बाकी और बहुत ज्यादा चेंज इसमें नहीं हुआ है। ठीक है ना, अब दूसरा है मिनिमम वेजेस में। मिनिमम वेजेस में मैं आपको बताऊं, हमारे एक्चुअली थ्रू आउट इंडिया ये प्रावधान था 1948 का, ये मिनिमम वेजेस एक्ट है। ठीक है ना, तो उस समय ये था कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्री को नोटिफाई नहीं करेगी कि इस इंडस्ट्री के जितने एम्प्लॉय हैं वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आएंगे, तभी उन पे मिनिमम वेजेस लागू होगा। ठीक है ना, तो ये जो शेड्यूल हेड का आज की डेट में है वो खत्म कर दिया। ये बहुत डिस्प्यूटेड था, मतलब हम लोग जाते थे कोर्ट में तो कहते भाई ये हमारी इंडस्ट्री मिनिमम वेजेस में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, लिहाजा हम मिनिमम वेज के अधिकारी नहीं है। ठीक है ना, तो वो खत्म करने से आज क्या हो गया कि मिनिमम वेजेस जो है अब इवन शॉप पे भी लागू है।
ठीक है ना, आपकी छोटा से छोटा संस्थान हो या बड़े से बड़ा संस्थान हो, ठीक है ना। अब मिनिमम वेजेस में क्या किया हमारे यहाँ पूरे इंडिया में, आप मान के चलिए सत्येंद्र जी, कम से कम 2000 तरीके की मिनिमम वेजेज नोटिफाई होती थी। सही कह रहे हैं। अब क्या है, उन्होंने 4 तरीके की मिनिमम वेजेज बनाई है। यूपी में भी आपने देखा होगा, ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट, सुपरवाइजर, मैट्रिक, ठीक है ना, अनस्किल्ड, प्लस इसके अलावा वेज बोर्ड बने हुए थे। शुगर इंडस्ट्री का अलग वेज बोर्ड बना हुआ है, वो सब खत्म हो गया, सब फिनिश। अब वेज बोर्ड का कोई कुछ नहीं होगा सर, केवल एक्चुअली शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया है। तो अब क्या है, इसमें एक बहुत अच्छा बदलाव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक फ्लोर वेज, दैट इज कॉल्ड नेशनल वेज, ठीक है, वो बनाएगी, जिसके लिए ऑलरेडी नोटिफाई 22 में कर चुकी है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, वो कमेटी काम कर रही है। तो अब क्या है, हमारी 4 तरीके कैटेगरी हैं, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, ठीक है सर। अब ये 4 तरीके के जो वेजेज होंगे, इनको एक्चुअली पूरे हमारे इंडिया में 4 तरीके से डिवाइड किया है, 3 तरीके से। कैसे इनका होगा फिक्सेशन, जिस कंट्री, जिस डिस्ट्रिक्ट की या जिस सिटी की पॉपुलेशन 40 लाख से कम है, ओके, वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, ओके, ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी में 40 लाख से नीचे और 10 लाख से कम, जी, एक कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी हो गई, और तीसरी कैटेगरी हो गई आपके 10 लाख से कम, जैसे ग्रामीण क्षेत्र। तो आपके 3 तरीके के मिनिमम वेजेज आएंगे और 4 तरीके, तो 12 ही मिनिमम वेजेज होंगे पूरे इंडिया में। अच्छा, एक बड़ा अच्छा प्रावधान इसमें किया है सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अपना मिनिमम वेज निकालती थी, दिल्ली गवर्नमेंट अपना निकालती थी, ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा, दिल्ली गवर्नमेंट ज्यादा निकालती थी, यूपी का ज्यादा था, बहुत दिक्कत आई थी, ठीक है ना, बहुत दिक्कत आई थी इंडस्ट्री वालों को, क्योंकि वहां का था, वो एक्चुअली कह रहे हैं भाई हम इंडस्ट्री अपनी यूपी में क्यों नहीं ले जाएं, ठीक है ना। तो इस सारी समस्या को भारत सरकार ने इस नए मिनिमम वेजेज एक्ट से खत्म कर दिया है। जो भी फ्लोर वेज होगी वो 5 साल के लिए होगी सर, ओके, ठीक है ना, डिसाइड कर दिया एक बार ने भारत सरकार ने। जैसे अभी 2025 में डिसाइड करेंगे, 2026 में, तो अगला जो मिनिमम वेजेज होगा वो 31 में होगा रिवाइज, फ्लोर वेज 5 साल। एक और राइडर डाला है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकती फ्लोर वेज, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा जो 2 बार नोटिफिकेशन आता है, यूपी में भी, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी 2 बार आता है, ठीक है ना, उसमें डीए लग के आता है, ठीक है ना। तो अब डीए का एक्चुअली बिल्कुल 100% उन्होंने कंफर्म कर दिया है, आपके अप्रैल एंड अक्टूबर, एक बार अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा आपका, एक बार अक्टूबर में आएगा, डीए रिवाइज होके बस केवल। फ्लोर वेज 5 साल वही रहेगा, डीए रिवाइज होता रहेगा, और डीए में कोई भी इन्होंने बदलाव नहीं किया है, जो हमारा पुराना सिस्टम है वही लागू रहेगा, ठीक है। तो ये कितना अच्छा बदलाव है बताइए सर आप, ठीक है। इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा है, ठीक है ना। कंफ्यूज भी रहता था, कंफ्यूज रहता है वो एक्चुअली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अलग है, केमिकल इंडस्ट्री का अलग है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का अलग है मिनिमम वेजेज, मीडिया का अलग है, फोटोग्राफर का अलग है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत सर आती थी कॉन्ट्रैक्टर में। कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉय आज अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कल को इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में चला जाता था, तो फिर एम्प्लॉय का होता था कि वो यहाँ पर तो इस बेस में काम कर रहा, पता चला अगले महीने वो उसने उसको वहां पर लगा दिया, वहां कम है या ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब एक्चुअली बहुत अच्छा, एक्चुअली ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉयर के फेवर में है या एम्प्लॉय के फेवर में, मैं ये कहूंगा सिस्टम बनाया गया है, बैलेंस पूरा अच्छा सिस्टम बनाया गया, जिससे कि किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो, ठीक है ना, लिटिगेशन ना हो, कर्मचारियों को टाइम से वेतन मिल जाए, जी। और उनका ये ना हो कि सर मैं तो टेक्सटाइल में था, अब इन्होंने मेरा इंजीनियरिंग में जैसे कह दिया, तो मेरा वहां ज्यादा था और यहाँ कम कर दिया, इस तरह के सब खत्म कर दिया, ठीक है। एक मिनिमम वेजेज में बहुत अच्छा ये बदलाव है, नहीं है जी, जी। अच्छा, अब बोनस एक्ट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है सर, ठीक है। वो जो हमारा पुराना प्रोविजन ऑफ लॉ थे उसको ही कंटिन्यू किया है, ठीक है। चाहे वो 5 साल का नए इंडस्ट्री को रिबेट देनी है, ठीक है ना। और जैसे पहले हमारे बोनस में ये था कि भाई मिनिमम आपको 8.33 देना पड़ेगा और मैक्सिमम 20%। बट एक बदलाव ये किया है सर
कि पहले एक्चुअली हमारे बोनस एक्ट में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। अब ये बदलाव जरूर किया है कि भाई यदि कर्मचारी आपके यहाँ काम करते हैं रेगुलरली पूरे साल, तो आप ये इंश्योर करोगे कि उनको मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बात करिए, उसमें मिनिमम की बात करिए, 8.33 उनको वेतन बोनस मिलना चाहिए, ठीक है। ये एक नया राइडर फिक्स किया है बोनस में। दूसरा राइडर ये फिक्स किया है सर कि जो हमारे पॉश एक्ट के केसेस होते हैं, यदि किसी भी कर्मचारी को उस फाइनेंशियल ईयर में पॉश की पनिशमेंट हुई है तो उसको बोनस नहीं दिया जाएगा, ये इसमें नहीं है। चौथा बदलाव ये किया है इस बोनस में कि अगर इंडस्ट्री में किसी प्रकार का विवाद है परसेंटेज के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा, आप तो डील करते हो पूरे नोएडा में सारे IR के केसेस, जब भी बोनस का इशू आता है तो जरूर ये विवाद होता है कि जी नहीं 8.33 नहीं लेंगे, हमारा तो 15% बनता है, 20% बनता है, या 16% दीजिए। ये यूनियन में और मैनेजमेंट में चलती रहती है। ये बहुत अच्छा बदलाव किया है सर। सबसे पहले कोई भी बोनस का डिस्प्यूट होगा सर, तो आपको 8.33 से दे दीजिए आप पहले, ठीक है, रेस्ट का विवाद चलता रहेगा। अच्छा। और यदि आपने एम्प्लॉयर ने 8.33 नहीं दिया है तो विवाद नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये अच्छा नहीं है सर। अच्छा, 8.33 भी नहीं दिया है, अगर परसेंट 8.3 तो देना ही पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। अगर हाँ। वो दे दिया उसने तो विवाद फिर जो नेक्स्ट अमाउंट का है वो डिस्प्यूट वो सेटल करेगा पेमेंट। अगर 8.33 भी नहीं दिया है तो विवाद भी एंटर नहीं होगा उसका, वो नहीं डाल सकता। जैसे ही वो डिस्प्यूट डालेगा तो उसमें ये प्रावधान है, सबसे पहले आप 8.33 दीजिए तभी आपका विवाद आगे चलेगा। ओके, पहले ऐसा नहीं था, वो केस चलते रहते थे, जब डिसाइड होगा जब दे देंगे बोनस। तो ये अच्छा नहीं है प्रावधान कर्मचारियों के लिए सर, बहुत अच्छा है और एम्प्लॉयर के लिए भी अच्छा है। जी, कम से कम उसका 8.33 तो तुरंत मिल जाएगा, जिसके लिए वो लीगली भी लायबल है देने के लिए, लीगली भी है, ठीक है ना, और उसको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, बोनस की कैलकुलेशन जो है वो पुराने रेट से, पुराना जो शेड्यूल नहीं, मतलब बेसिक और उसमें थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए, क्योंकि वो भी डेफिनेशन, यस वेरी करेक्ट, देखिए उस डेफिनेशन से इसलिए अंतर नहीं पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, क्योंकि अभी इस एक्ट में तो जो पुराने प्रोविजन ऑफ लॉ थे वो सारे ट्रांसफर नहीं किए हैं, वो बाय वे ऑफ स्पेशल नोटिफिकेशन से आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी जो पुराने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में है, एलिजिबिलिटी उन्हीं कर्मचारियों की है जिनकी 21,000 सैलरी है, ये तो आपको मालूम ही है। जी, आज भी वही लागू रहेगी जब तक कि भारत सरकार कोई नया नोटिफिकेशन नहीं लाती है। अच्छा, ये भी क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 21,000 बेसिक या ग्रॉस। फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ऐसा है, मैं आपको बताऊं, वेजेस की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल, मैं आपको बता सकता हूं, बहुत सिंपल। बहुत सारा लोग बात ज्ञान बांट रहे हैं वेजेस की डेफिनेशन में। सर मैं आपको बता दूं, वेजेस की डेफिनेशन में ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब के द्वारा। जी, बहुत सिंपल डेफिनेशन बनाई है भारत सरकार ने। देखिए, आपकी 20,000 सैलरी है, ठीक है जी, ठीक है ना, तो सबसे पहली डेफिनेशन है फर्स्ट मोर देन 50%, फर्स्ट पार्ट मोर देन 50%, ठीक है, पहला पार्ट मोर देन 50%, नीचे का पार्ट लेस देन 60%, 50%, लेस देन 50%, पहला मोर देन 50%, नीचे वाला लेस देन 50%। इसका मेरे को बताने का उचित है कि फर्स्ट पार्ट आप कोई भी रख सकते हो, 50 भी रख सकते हो, 55 भी रख सकते हो, 60 भी रख सकते हो, 100 भी रख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो लेस देन 50%, खत्म डेफिनेशन। आप किसी से भी पूछ लीजिए सर, ठीक है ना, यही है डेफिनेशन। अच्छा, ये जो 50% और 60% है, ये ऑफ सीटीसी सर, जो भी उसकी मंथली ग्रॉस सैलरी है सर, ग्रॉस सैलरी का 50%, यस, ठीक है, ग्रॉस सैलरी का 50%, मोर देन 50% फर्स्ट पार्ट में, और जो मोर देन 50% फर्स्ट पार्ट में लिखा है उस पे ही बोनस की कैलकुलेशन होगी सर, उस पे ही ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होगी, उस पे ही ईएसआई कटेगा और उस पे ही प्रोविडेंट फंड कटेगा। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है सर। सेकंड पार्ट जो एक्सक्लूडेड है उस पे किसी प्रकार का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा,
ठीक है सर। ठीक ये बहुत ही सिंपल बनाई है सर, बहुत सिंपल उसको है। बहुत ऐसा क्रिटिकल कर दिया, अरे साहब ये हम हाँ, क्या ये करेंगे, सही बात ये है। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, जी, जी। सॉफ्टवेयर बना लो आप, जी, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात। आप सीधा सा है। और एक और सर इसमें किया है, बहुत अच्छा बदलाव किया है सर, मैं आपको बताऊं, आप अपने कर्मचारी को 15% काइंड में दे सकते हैं। काइंड का मतलब ये है, कोई गिफ्ट वाउचर दें, कोई सोडेक्स के जैसे फूड दें, या ग्रोसरी का कोई एक्चुअली आइटम वगैरह आप एक्चुअली दे दें, या फिर कभी कभी किसी कंपनी में होता है कि एनुअल फंक्शन है, भाई हम स्कूटर दे दिए, साइकिल दे दी, जी। फ्रिज दे दिया। तो ये जो काइंड में दिया जाएगा उसका टोटल वैल्यू का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो उसकी ग्रॉस सैलरी है उससे। हाँ, ग्रॉस सैलरी उसमें लिखा है टोटल सैलरी, टोटल मीन्स फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ग्रॉस में मंथली या एनुअल देख रहे हैं आप जब मर्जी आप मंथली ले लीजिए या एनुअल ले लीजिए, ओके, वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। हर महीने तो आप देंगे नहीं, हर महीने आप दे भी सकते हैं, जैसे भैया कैंटीन के वाउचर दे दिए, सोडेक्स के वाउचर, बहुत सारी कंपनियों में आज की डेट में है कि भाई वाउचर दे देते हैं, ठीक है, आप अपना खरीदो। ट्रेवलिंग वाउचर दे दिए फैमिली को घूमने के लिए, ठीक है ना। तो वह एक्चुअली 15% से अगर ज्यादा होगा उस पूरे साल में, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ओके, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है, उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी, उसमें लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत क्लियर बनाया है, क्लियर है। हाँ। अच्छा, अब सर इसमें मैं आगे फिर बोनस पे आता हूं। बोनस में एक्चुअली मैंने आपको बता दिया यही बदलाव हुए हैं, और बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ये पहले भी हमारे यहाँ था कि कंपनियों में बोनस का जो फाइनेंशियल ईयर था सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली अपने हिसाब से रखते थे एम्प्लॉयर। कोई जनवरी से लेकर दिसंबर तक करता था, ठीक है ना, कोई अपना फाइनेंशियल ईयर मानता था। लेकिन अब बहुत स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल अप्रैल टू मार्च ही होगा बोनस का ईयर, ठीक है। और जो पहले भी 8 महीने का राइडर था और आज भी है, तो 8 महीने का जो राइडर रखा है बहुत सोच समझ के रखा है। देखिए ऐसा है, हमारा दिवाली का जो फंक्शन है वो मैं तो नहीं समझता पूरे ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, ठीक है ना, ठीक। तो आपको वो हमारी जो दिवाली आती है अधिकतर अक्टूबर नवंबर में आती है, वही 8 महीने हो गए सर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और है सर कि अगर सपोज करो भाई कोई हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी जगह है भाई, जैसे ओणम का त्योहार है, ठीक है सर, या दुर्गा पूजा है, जैसे वेस्ट बंगाल में अच्छी तरीके से मनाई जाती है, या छठ पूजा है सर पटना में या बिहार में, तो आप एक्चुअली एडवांस बोनस दे सकते हो उनको, ठीक है, एडवांस बोनस दे सकते हो। इसमें उसमें क्लियर लिखा है पूजा, ठीक है, आपने दे दिया और देने के बाद वो जब फाइनल कैलकुलेशन आएगी तो उसमें से एडजस्ट कर लीजिए आप, ठीक है। तो सारे प्रावधान बहुत अच्छे हैं सर, नहीं बहुत अच्छे प्रावधान, बस एक प्रावधान पे इसमें सर थोड़ा सा मेरे को ऑब्जेक्शन है, क्योंकि आपका नोएडा में काफी नाम है, एसोसिएशन से भी आपकी बहुत ज्यादा परिचय है, एक थोड़ा सा इसमें गलत प्रोविजन आ गया है, इसका मिसयूज होने की संभावना है, वो मैं आपको बता सकता हूँ जी। आपको जैसे मालूम है, जैसे मान लो हम कंपनी में कभी कोई वायलेशन हो भी जाती है, देखिए ऐसा है हर इंडस्ट्री बिल्कुल समान नहीं चलती, ठीक है ना। अब जैसे मैं यहाँ से दिल्ली जाऊं तो ट्रैफिक हमारे हिसाब से तो चलेगा नहीं सर, हाँ, सही बात, कहीं ना कहीं तो रेड लाइट और ग्रीन लाइट क्रॉस हो ही जाती है सर, ठीक है, हम ना चाह के भी हो जाती है कभी, ठीक है सर, या पार्किंग का भी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती है, आपको तो मालूम ही है। तो उस कंडीशन में क्या था कि अगर एम्प्लॉयर का कोई वायलेशन होगा इस एक्ट का, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉय को पावर दिया है कि वो एक्चुअली फाइल कर सकता है मजिस्ट्रेट के, वो गलत है सर। अच्छा, वो लेबर कोड में ना जाके वहीं जाएगा सर, मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, बस क्रिमिनल केस लगेगा सर। अच्छा, ये अच्छी चीज नहीं है सर। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बताना, इसमें जरूर आपको भारत सरकार से अप्रोच करनी चाहिए, क्योंकि ये पहले प्रोसिक्यूशन जितने भी होते थे वो एनफोर्समेंट अफसर करता था, और उसको भी खुली पावर नहीं थी सर, वो डिप्टी लेबर कमिश्नर उसको परमिशन देता था कि भाई आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करो, इसने रजिस्टर मेंटेन नहीं किए हैं, या इसने वेतन नहीं दिया है टाइम से, या ये एक्चुअली ये जो आपके इस कोर्ट के हैं
उसका वायलेशन कर रहा है। वायलेशन कर रहा है। अब सर इसमें बताइए, वो एम्प्लॉय जाके पेमेंट आपने नहीं दिया उसका, ठीक है ना, तो कहाँ जाएगा? सही डायरेक्ट उसमें जाएगा। कायदे से। तो इसमें यहाँ पर ये है कि इनको ट्रिब्यूनल फिर किस लिए बना रहे हैं? ट्रिब्यूनल का क्या मकसद रहेगा फिर? देखिए एक्चुअली ये प्रोसिक्यूशन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इसमें सर, ट्रिब्यूनल जो है वो एक्चुअली आईआर से रिलेटेड है और ट्रेड यूनियन से। ट्रेड यूनियन इसमें कोई भी केस ट्रिब्यूनल में नहीं जाएगा। कोड ऑन वेजेस में वो सीधे वहां पे जा सकता है। नहीं, अगर उसका पेमेंट ड्यू है तो वो डिप्टी लेबर कमिश्नर अथॉरिटी है जी, वो हाँ, बोनस की भी, और आपके क्या कहते हैं, वैसे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, नॉर्मली उन्हीं को किया जाता है। जी जी, पहले भी उन्हीं को। तो किस केस में वो जा पाएगा, थोड़ा सा इसको कुछ केस में, हाँ मैं आपको बताऊंगा, जैसे उसका वेतन नहीं दिया आपने, यहाँ तो उसको 3 साल का टाइम है फाइल करने का, ड्यू वेजेस का, बैलेंस का, उसमें लिखा हुआ है जी। पहले हमारे एक्चुअली पेमेंट ऑफ वेजेस में 1 ईयर का राइडर था, 1 ईयर का, और मिनिमम वेजेस में 6 मंथ में फाइल करना था जी। लेकिन अब ये 3 साल का कर दिया है जी जी। चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल लिमिटेशन है, बट वह एक्चुअली वेतन अगर नहीं दिया है तो एक वायलेशन है ना सर, वायलेशन है, तो वो सीधा क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा और वहां अप टू 50,000 पनिशमेंट है जी। कंपाउंडिंग में 50% हो जाएगी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली गलत है। गलत है, हाँ, नहीं गलत है, वो तो गलत है। तो इसमें जब लेबर लॉ के लिए अलग पूरा वो है तो उस वहां उसको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। एक हर एक चीज के लिए क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इस मामले को तो हम लोग उठाएंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की तरफ से हम इसमें उठाना चाहिए आपको सर, उठाएंगे। दूसरा एक्चुअली इसमें एक आपने जरूर सुना होगा सोशल मीडिया से कि अब हमको वेतन अगर हमने रिजाइन कर दिया है, टर्मिनेट हो गए हैं, तो 2 दिन में मिल जाएगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है सर। हम कोई भी इंडस्ट्री वाला, आप 2 दिन की बात कर रहे हो, जिस दिन आप रिजाइन दोगे उसी दिन पेमेंट कर देगा जी जी। लेकिन यदि उसके पास कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी है सर, लैपटॉप है या उसने ऑफिशियल चार्ज नहीं दिया है या कोई कंपनी की प्रॉपर्टी है सर, तो वो कैसे एक्चुअली बेसिकली बगैर प्रॉपर्टी हैंड ओवर करके, तो इसमें एक्चुअली मेरा सजेशन यही है कि जब भी आप रिजाइन एक्सेप्ट करें कंपनी में, ठीक है, तो आप एक्चुअली नहीं लिख दिया, योर रेजिग्नेशन इज गोइंग टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस डेट, यू आर हियरबाय डायरेक्टेड टू कलेक्ट योर ड्यूज एज पर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019 सब्जेक्ट टू आफ्टर हैंडिंग ओवर द कंपनी प्रॉपर्टी and official charge of the company. As soon as you are going to hand over the company property and official charge of the company, your payment will be done as per the provision of the code. खत्म। अब इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी। जी जी बिल्कुल होगी भाई। जब आप एक्चुअली इसमें हमारा भाई आपने ये किताब ली है मेरी, किताब वापस दे दो मेरी, सही बात, जैसी आप किताब वापस दे दोगे मैं आपका पेमेंट ट्रांसफर कर दूंगा जी, सही बात। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, 2 दिन की है, और 2 दिन का जो है वो मंथली वेजेस के बारे में, ऑल वेजेस के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि देखिए आप ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी में आपके 30 दिन का टाइम होता है, ठीक है सर, बोनस में 8 महीने का टाइम है सर, जब वो आएगा समय तभी तो देंगे हम, कैलकुलेशन होगी। और अर्न लीव का है, वो भी एक्चुअली जब आपके अर्न लीव कैलकुलेट होगी दिसंबर में या उससे पीछे छोड़ के जो कैलकुलेट हो जाएगी, हम आपका दे देंगे पेमेंट, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा राइडर फिक्स कर दिया है भारत सरकार ने कि 2 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। आप कंपनी की प्रॉपर्टी हैंड ओवर करो, अपना हिसाब ले जाओ, सही बात, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है प्रावधान। अब सर मैं आता हूं आपके इक्वल रेम्युनरेशन में, कोई भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है सर, एज इट इज जो है वह जो पुराने प्रोविजन ऑफ लॉ थे उन्हीं को कंटिन्यू रखा है, ठीक है ना। ये पहले भी था कि भाई देखिए किसी भी कंपनी में चाहे मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, इनको आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। अगर भेदभाव में पाया जाता है तो आप जाके भाई कंप्लेंट कर सकते हो एम्प्लॉयर की जी। और नॉर्मली इस प्रकार की भेदभाव की बहुत ज्यादा शिकायत आती नहीं है, ये पहले थी सर, सही कह, आज की डेट में तो चाहे मेल हो या फीमेल हो सर, कंपनी के अपने नियम है सर। अब देखिए जैसे मिनिमम वेजेज है सर, तो ऐसा तो नहीं है सर कि मिनिमम वेजेज मैं मेल को कम दूंगा फीमेल को ज्यादा दूंगा या फीमेल को दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं, ठीक है। यदि आपने पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे किसी आदमी को रखा है तो जो हमारे
कंपनी के नियम होते हैं उस हिसाब से वेतन मिलेगा उसको, जी जी। या जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें बदलाव नहीं किया है। तो इस तरीके से कोड ऑन वेजेस का ये चारों एक्ट में कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना।